मोदी के हनुमान चिराग पासवान, ये सब तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आजकल चिराग पासवान नीतीश कुमार जी के खास शागिर्द भी बन गए हैं। अब ऐसा है कि सिर्फ 5 साल पहले नीतीश जी की सरकार हिलाने में लगे हुए थे चिराग पासवान, आजकल नीतीश जी की सरकार को सीमेंट की तरह मजबूती दे रहे हैं बिहार में। तो दिल में मोदी जी को बसाकर और हाथ में नीतीश जी का साथ थामकर चिराग नए अवतार में नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी एबीपी प्लेटफॉर्म पे चिराग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको बिहार चुनाव के रिजल्ट्स के बाद पहली बार मिल रही हूँ, तो नेचुरल है कि मैं बिहार से ही शुरू करने वाली हूँ। आपको ये अंदाजा तो हो ही गया। मुझे भी इस मुलाकात का इंतजार था। मुझे क्योंकि पता है प्रचार के दौरान कई सवाल मुझ पे उठाए गए थे, उनके जवाब लेकर आया हूँ। मौका दूंगी चिराग, आज मौका दूंगी आपको। आपको जो दिल में है दबा कर रखे हैं, आज कहिएगा जरूर। लेकिन शुरुआत इस बात से करना चाहूंगी कि इतनी बड़ी जीत आप लोगों की हुई, ये तो आपने भी नहीं सोची थी। अमित शाह जी ने भी 160 का ही आंकड़ा दिया था, चिराग ने भी ये नहीं सोचा था कि 200 पार हो जाएगा। तो 10,000 का कमाल रहा है ये चिराग। आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं इस ऐतिहासिक जीत की ओर। एक बात जो मैंने शुरू से मानी और मैंने कही दैट ये 5 दलों का जो कॉम्बिनेशन था, ये एक अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन था। द काइंड ऑफ अलायंस दैट वी हैड, 5 पांडव की तरह जो हम लोग कहते भी थे चुनाव प्रचार में कि हम लोग उतरे हैं, तो ये इन टर्म्स ऑफ समीकरण ये अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस था। मैं ये मानता था शुरू से कि इस अलायंस के सामने विपक्ष का ठहरना मुश्किल है, और मेरे पास कारण थे अपनी इस बात को मानने के। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2005 के बाद बिहार का जो एक बड़ा क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसका पूरी तरीके से सफाया हो गया है। जिस जंगल राज का हम लोग जिक्र करते थे, वो 2005 में ही उस पार्टी को, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने परमानेंटली नकार दिया है। 2010 में हम लोगों ने इसको दोबारा देखा बिहार विधानसभा के चुनाव में कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलायंस को करारी शिकस्त हासिल हुई। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलायंस को एक जीवन दान मिला। जब 2015 में महागठबंधन बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन करके उन्होंने महागठबंधन की उन्होंने शुरुआत की। 2020 में इसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानूंगा कि जिस तरीके से एक एनडीए में बिखराव हुआ और मैंने अकेले चुनाव लड़ा, इन और दोनों नीतीश कुमार जी की सीटों को 43 पे ले आए चिराग। हाँ, तो अगर इस बात का इल्जाम मुझ पे लगता है तो इसका लाभ किसको हुआ? इसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल को हुआ। उनका जो अहंकार था कि हम बड़ी पार्टी बन गए हैं, हमारे ज़्यादा विधायक हैं, गठबंधन हमारा ज़्यादा मजबूत है, कतई नहीं। वो बिखरे हुए एनडीए का लाभ ले रहे थे। 2015 में भी बिखरा हुआ एनडीए था, 2020 में भी बिखरा हुआ एनडीए था। एक बार फिर एनडीए यूनाइटेड होकर आया और आपने परिणाम देखे, और ये ताकत है हमारे गठबंधन की। सो डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। 10,000 की जो योजना जिसका आपने जिक्र किया, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। सो आई थिंक कलेक्टिवली ऑल दीज रीजंस टुगेदर इस तरीके के परिणाम सामने आए। कलेक्टिव रीजंस आप कहते हैं चिराग। देखिए, पिछली बार एक विधायक, वो भी बेचारा चुरा लिया गया था आपसे, तो 0 विधायक पे खड़े थे चिराग पासवान। एक से आपने लड़ाई लड़ी कि मुझे 29 सीट दो, और 19 लेकर आए। 1 से 19 का सफर चिराग बड़ा सफर है। आपके ही पार्टी के कुछ लोग, आपके अलायंस दल के कुछ लोगों ने जब आपको 29 सीट दी गई थी, तो उस दिन हमसे भी कहा था और मीडिया में भी कहा था कि क्या ये 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहा है चिराग। उनको आप क्या जवाब देंगे? 1 से 19 तक लेकर आ गए आप चिराग पासवान। मैं मानता हूँ जवाब जब आपका काम देता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैंने इस बात पे विश्वास भी किया है। तभी जितनी बार मुझ पे आरोप लगते हैं, उंगलियां उठती हैं, कई बातें मेरे बारे में कही जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को खामोश रहकर सिर्फ मैं इंतज़ार करता हूँ सही समय का कि भाई मेरा प्रदर्शन ही इन तमाम सवालों का जवाब दे। बट हाँ, मेरे लिए ये बड़ी बात है गठबंधन में, एंड आई कांट थैंक माई अलायंस इनफ, आई कांट थैंक माई प्राइम मिनिस्टर इनफ, ये विश्वास रखना कि एक सिंगल सांसद में इतनी ताकत है, इतनी हैसियत है कि वो 5 सांसद जिता के ला सकता है और उसको 5 सीटें दे दी जाती है। गठबंधन राजनीति जब से शुरू हुई है तब से जो मेरा अनुभव रहा, बिकॉज वी बीन द पार्ट ऑफ मैनी अलायंसेस, जो मेरा अनुभव रहा है, आपको कम किया जाता है। 10 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 2, मर्जर के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। पर ऐसे में एक सांसद वाली पार्टी को 5
सीटें दे देना चुनाव लड़ने के लिए, मैं जीत के लाया वो सेकेंडरी, बट ये विश्वास होना कि ये जिता सकता है। ऐसे ही सिंगल तो क्या ही मैं बोलूं, 0 विधायक वाला, क्योंकि वो जो जीते थे वो भी चले गए थे, तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना। जी एंड उसमें से भी मेघा जी, आई वांट टू हाईलाइट दिस, उस 29 सीटों में से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा उठा था, उस वक्त मैंने ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं की थी, 29 में से 26 हारी हुई सीटें थी। जी कई ऐसी सीटें हैं ओबरा जैसी जहां पे एनडीए कभी जीता ही नहीं है। जी बिल्कुल। कितनी ऐसी सीटें हैं जो पिछले 1 दशक से, 1.5 दशक से, 15 साल, 20 साल से एनडीए कभी उस पे ये जीत नहीं सवाल पाई। मैंने आपसे पूछा था चिराग, दीज आर वेरी डिफिकल्ट सीट्स एंड यू सेड तब भी मैं 20 लेकर आऊंगा। एग्जैक्टली, यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। सो उस वक्त भी मुझे इस बात का विश्वास था। तो 19 में से ना सिर्फ 3 जीती हुई सीटें मैंने गठबंधन को वापस की हैं, बल्कि 16 ऐसी सीटें उनको वापस जीत कर दी हैं जो एनडीए गठबंधन अभी तक नहीं जीत पा रहा था। अब चिराग ऐसा है कि 19 विधायक के साथ क्या चिराग ने ये सोचा था या कोशिश की थी या वहां लड़ाई लड़ी अंदर में कि मुझे उप मुख्यमंत्री दो? क्योंकि कुछ विश्लेषक है वहां पर वो ये कह रहे थे कि चिराग का तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। उसका ये प्लान था कि भाई सीटों थोड़ी टाइट हो जाएंगी, सीट चिराग अपने सीटों को लेकर किंग मेकर बनेंगे, फिर जो मन में आएगा डिमांड वो टेबल पे रखेंगे और मनवाएंगे। ये हुआ नहीं। ऐसी प्रचंड जीत हुई कि चिराग के नंबर रहे या ना रहे उससे खास फर्क पड़ा नहीं। कितना मैं लालची और हो सकता हूँ, आप बताइए। बिना मांगे आप जब बताएंगे आप इतना, कितने लालची हैं। बिना मांगे जब इतना मिल रहा है, इसके बाद भी अगर मैं मांगी कि लालच नहीं? रखूं। उप मुख्यमंत्री की पद मांगी कि नहीं मांगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ना, मैं परिणामों से पहले इस तरीके की ना मैं चर्चा करता हूँ, ना मैं मांगे सामने रखता हूँ। मैंने कई दलों का हर्ष बुरा होते हुए देखा है, जिन्होंने इन मांगों के लिए अपनी पार्टी की तिलांजलि तक करने में वो लोग हिचकिचाए नहीं। जहां मांग पहले ये रहती थी कि हमें उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, जबकि गठबंधन का प्रदर्शन ऐसा रहा। किसकी तो बात कर रहे हैं? ऐसे में मैं सैनी साहब की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से बिहार में उन्होंने गठबंधन के लिए शर्त ये रखी कि भाई पहले मुझे आप उप मुख्यमंत्री घोषित करें, ये गलत सोच है। पहले गठबंधन पे आप ध्यान दीजिए, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहेगा तभी आप कुछ मांगने की हैसियत में रहेंगे। अगर गठबंधन ही आपका धराशायी हो जाएगा तो क्या मायने रहेंगे आपकी मांगों के। तो मैंने कभी भी इन मांगों को ना रखा, ना रखने की सोच रखी। बट हाँ, परिणामों के बाद जिस तरीके से प्रचंड जीत हम लोग की हुई, और एक ऐतिहासिक जीत हुई है जो ईमानदारी से कोई भी नहीं मान रहा था। यू आर राइट व्हेन यू से दिस। हम लोग भी जो चुनाव भी लड़ रहे थे, हम लोग को भी इस जीत का अंदाज़ा नहीं था। 70, 100, 170, 75 तक हम लोग जाएंगे, ये मैं मान रहा था, बट वी गोना क्रॉस 200। ये अपने में एक बहुत बड़ी जीत थी। बट हाँ, ना मैंने ऐसी कोई शर्त रखी थी उप मुख्यमंत्री की, ना मैंने बाद में कोई ऐसी इच्छा रखी कि हाँ, मगर अगर मामला टाइट होता तो चिराग जरूर रखते। चिराग जिस तरीके से बार्गेन करते हैं पूरे देश ने देखा है, पर वो मौका ही नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिराग ऐसा है खुद ही सवाल खुद ही जवाब। क्योंकि आप देंगे नहीं ना। अब मेरी एक जानकारी, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है, पहले तो आप कंफर्म करें कि मैं सही कह रही हूं या नहीं, फिर सवाल उस पर पूछूंगी। ऐसा है कि कुछ 10 दिन पहले 10 जनपद पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी थे, कृष्णा अल्लावरू थे, जिसमें कि दीपांकर भट्टाचार्य थे और भी लोग थे। और ये बातचीत उस मीटिंग में हुई है कि किसी भी तरीके से बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर बाकी जितने दल हैं बिहार में उन सबको एक साथ लाने की कोशिश की जाए। नीतीश कुमार जी को 5 साल निर्विरोध बता दीजिए, अश्योर करिए कि वही सीएम रहेंगे, क्योंकि अभी तो कैसा बना हुआ है संकट उनके ऊपर। और चिराग इस पूरी सरकार की सीढ़ी बनेगा। लेट्स रीच आउट टू चिराग। तो क्या कोई रीचिंग आउट हुई है कांग्रेस की तरफ से आपको? सच सच बोलिएगा चिराग, ये मीटिंग हुई है, मुझे तो पता है। अब आप बोलो, आपको जो बोलना है। देखिए लाइव ऑडियंस है, लाइव टीवी है, अब आप सोच समझ के बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सच बोलिएगा। देखिए वो मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है। डिनाई कर दिया आपने। खूब पता है आपको कि ये मीटिंग हुई है। मैं इतना जानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो चिराग को जानता है या चिराग पासवान की कार्यशैली को जानता है, वो ऐसा साहस नहीं कर पाएगा। Everybody knows that how much I love my Prime Minister and they know कि वो मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। और इसीलिए मैं इस गठबंधन में इतनी मजबूती से हर परिस्थिति में खड़ा रहा हूँ। भले वो 2020 में गठबंधन से अलग भी हुआ, तब भी मैं वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया। इन 2020 I had this option, right?
टू गेट इन एन अलायंस विद महागठबंधन या यूपीए या जो भी टर्मिनोलॉजी इनकी है, तो मैं उनके साथ में उस वक्त भी मैं जा सकता था। पर मेरा समर्पण, मेरा प्यार मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना है कि मैंने तब भी अकेले चुनाव लड़ा, जो भी परिणाम रहे हों, पर मैं तब भी वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया। और आज भी हर वो व्यक्ति जानता है कि मैं इस गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री की वजह से हूँ। और जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, किसी वैकल्पिक गठबंधन, ऑल्टरनेट अलायंस या किसी भी दूसरे गठबंधन में जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। पॉलिटिक्स में मौका परस्ती कितनी होती है, अपॉर्चुनिटी का खेल होता है पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि मौका लगेगा तो मैं सोचूंगा भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता। और आज की तारीख में जो मजबूत मतलब जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला है, वी डोंट नीड टू लुक आउट फॉर एन ऑल्टरनेटिव। एंड मैं ये मानता हूँ कि बिहार नीतीश जैसा जी उधर राज्य, चले जाएंगे तो सारा ऑल्टरनेटिव आपका तो खत्म ही हो जाएगा। अगर नीतीश जी उधर चले गए, जो कि पहली बार नहीं होगा चिराग, मतलब इसको डिस्काउंट ना कीजिए आप, इतनी इजीली इस बात को डिस्काउंट ना करें आप। इसलिए सवाल कि कांग्रेस ने रीच आउट किया है क्या आपको? कुछ बातचीत हो रही है अंदर खाने, कुछ चल रहा है क्या? मैं पुनः दोहराता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हर वो व्यक्ति जो चिराग पासवान को जानता होगा वो ऐसा साहस कर पाएगा टू रीच आउट टू मी फॉर एन ऑल्टरनेटिव अलायंस की सोच रखने के लिए। ओके आपके बड़े खास दोस्त हैं प्रशांत किशोर। आज खबर छपी है सारे अखबारों में कि प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं, पिछले वीक प्रियंका गांधी से मिलकर गए हैं। कुछ तो पकड़ा है पीछे, क्योंकि इस मीटिंग में ये भी बात हुई थी कि प्रशांत को अपने साइड में लाएं, स्ट्रैटेजिस्ट भी है और अब पार्टी भी चला रहा है, उसको भी लाइए। तो कुछ तो खिचड़ी पकता हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं, पिछले 48 घंटों में मुझे बताया जा रहा है कि जितने होम डिपार्टमेंट्स की फंक्शंस हो रही हैं बिहार में, वहां नीतीश जी जा रहे हैं। होम अब नहीं है उनके पास गृह मंत्रालय, लेकिन जा रहे हैं। कुछ तो बात हो रहा है, सम स्टेटमेंट मेकिंग दैट्स हैपनिंग। चिराग अंदर की बातें अब तो आप सरकार के पार्ट है यार, अब बता दो आप कि क्या हो रहा है। होता क्या है ना कि ये ना ऐसे मसाले बनाने में बड़ा मजा आता है जब चीजें स्थिर चल रही होती हैं, अच्छी चल रही होती हैं। एवरीबडी वांट्स कि कुछ तो रिपल्स क्रिएट किए जाएं, कुछ इस तरीके की बातें, कुछ इस तरीके के नैरेटिव्स, कुछ इस तरीके के र्यूमर्स। और ठीक है, ये करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए भाई। विपक्ष अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा और सिर्फ एसआईआर का ही बहाना करता रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटी सिकेगी कैसे? आगे चलने के लिए रेगुलर इस तरीके के भ्रम फैलाते रहने की जरूरत है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ी भ्रम फैला रही हूँ, मैं तो तथ्यों पर आपको पूछ रही हूँ। भ्रम फैला रही हूँ मैं, ये मीटिंग हुई तो मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंग हुई है तो मैं पूछ रही हूँ कि ये करना भी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो करे विपक्ष, कम से कम सक्रिय भूमिका में तो दिखे। ये होगा कि नहीं होगा ये सेकेंडरी है। व्हाट आई एम आंसरिंग एज पर योर क्वेश्चन कि नहीं होगा, बट क्या ऐसी चर्चाएं सुगबुगाहट चल रही हैं, नहीं चल रही हैं? अगर चल भी रही हैं, परफेक्टली फाइन। विपक्ष को प्रयास तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धर के अगर विपक्ष बैठ जाएगा तो पहले ही समाप्त हो गया, अब तो पूरी तरीके से फिर समाप्त होने की बात होगी ना। सो इवन इफ दे ट्राइंग टू डू दिस, इट्स गुड फॉर देम, बट इवेंचुअली विल इट हैपन? नहीं, इनका कोई भी ऐसा कार्य सफल नहीं होने वाला। इतने लंबे समय का इतने गारंटी से जवाब देना नहीं चाहिए चिराग। राजनीति में देखिए, कल शाम में ही इतनी बड़ी सरप्राइज डिसीजन हुई है। नितिन नवीन फ्रॉम बिहार is now made the national president of the BJP। किसने सोचा था? ये नाम किसी के जहन में कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं था। नितिन नवीन is now appointed। अब आप देखिए, आप अलायंस के आप पार्ट हैं, बिहार में भी हैं, आपके ही सरकार में वहां मंत्री थे वो, अब अभी भी हैं, और अब नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे बीजेपी के। पहले तो आप ये डिसीजन कैसे, आपका क्या आकलन है चिराग? सबसे पहले तो आई कांट बी, मैं मतलब इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियों के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे लगता है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट व्हेन आई से दिस और नॉट, बट शायद पहली बार कोई बिहार से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं नितिन नवीन जी को ढेर सारी बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं देता हूं। और जिस युवा सोच की राजनीति के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर मेरा प्रदेश बिहार ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक युवा साथी का भारतीय जनता पार्टी जैसी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, मैं ये मानता हूँ कि ये उन शुभ संकेतों में से एक है कि अब हमारा देश एक युवा सोच, एक युवा जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मैं नितिन नवीन जी को काफ़ी सालों से जानता हूँ, मेरे भाई, मेरे मित्र रहे हैं वो, और ऐसे में मैं पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आपके पर्सनल इक्वेशंस कैसे हैं उनके साथ? बनेगी?
ऑफ कोर्स, मतलब मेरे तो वैसे भी खैर मैं सबके साथ मेरे व्यक्तिगत रिश्ते में हमेशा राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखता हूँ और व्यक्तिगत रिश्तों को हमेशा मान सम्मान देता हूँ। और ऐसे में इनके साथ तो पुराने संबंध रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में और मजबूती आएगी और एकजुटता आएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का इशारा है या नीतीश जी को कि बिहार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, देखो जरा कि हम किसी को भी उठाकर लाकर बना सकते हैं नेशनल प्रेसिडेंट, और बिहार को इतनी तवज्जो दी जा रही है तो कुछ गड़बड़ ना हो वहां पर। मतलब हर एक चीज़ घुमा फिरा के उस राजनीतिक सोच पे ही आ जाती है कि ये नीतीश जी को दिखाने के लिए है, उनको आंख दिखाने के लिए है। नीतीश जी हम लोग को आंख दिखा रहे हैं। आई थिंक वी आर डन एंड डस्टेड विद दीज नैरेटिव्स। हो गया। ओके। एक मजबूत परिणाम के साथ एक मजबूत सरकार आज की तारीख में हम लोग चला रहे हैं, जो अगले 5 साल इतनी ही मजबूती से, मैं ये मानता हूँ कि इन 5 सालों में एवरी मंथ एवरी वीक ये नैरेटिव सेट होगा कि अब मुख्यमंत्री जी को डाउन साइज किया जा रहा है, तो अब उनको बदलने की सोच हो कब रही तक है। रहेंगे वो मुख्यमंत्री? चिराग ये तो बताइए, सक्सेशन प्लान, ये भी खबर छपी थी पेपर में कि पूछा गया है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पूछा है 2 बड़े नेताओं से जेडीयू के कि क्या है सक्सेशन प्लान नीतीश जी का। अब ये बात तो आपको पता है चिराग, खूब पता है, सबको पता है अंदर क्या चल रहा है, मगर आप बोलेंगे नहीं। अब तो आप हैं सरकार के पार्ट, लेकिन पिछले बार तो आप आराम से निकल जाते थे बोल के कि मैं तो सेंटर में पार्ट हूं सरकार का, बिहार में कोई लेना देना नहीं है, और घेरते भी थे। अब बताइए, सक्सेशन प्लान पे भी तो बात हो रही है, सवाल किया जा रहा है, बीजेपी कर रही है, क्या है सक्सेशन प्लान नीतीश जी देखिए, का? फॉर अनदर 5 years आई डोंट नो, बिकॉज वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है कि उनकी पार्टी का सक्सेशन प्लान क्या है। बट जहाँ तक रही बात सरकार की, मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल तक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही मजबूत एनडीए की सरकार चलती रहेगी। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ लंबे समय के बाद बिहारियों को मिला है। और इसके लाभ क्या होते हैं, पिछले साल सवा साल में हम लोगों ने अनुभव भी किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले उन साल सवा साल में 12-13 बार बिहार गए हैं, ये दर्शाता है कि जब केंद्र और राज्य में एक सोच वाली सरकार होती है तो उस सरकार को उसका लाभ मिलता है। तो ऐसे में लंबे समय के बाद ये सरकार डबल इंजन की मिली है बिहारियों को। मुझे नहीं लगता कि इस मौके को कोई भी चूकने देना चाहेगा। ठीक है, आप डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं और आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यंग पीपल इन स्टार्टअप्स एंड ऑल। तो मुझे जरा एक बात बताइए चिराग, पिछले 2 दशक में थोड़ा सा समय अगर आप छोड़ दें, जब नीतीश जी आरजेडी के साथ में थे या यूपीए की सरकार वहां बनी हुई थी, लंबे समय तक तो आप ही लोग थे सरकार में, उसके बावजूद बिहार को अब आप कहते हैं डबल इंजन, ये 20 साल का हिसाब क्यों देगा? उस वक्त आप लोग क्यों नहीं मैग्नेट बन सके निवेश के बिहार में, क्यों इतना समय लग रहा है? ये तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना चिराग। हर 10 साल, हर 5 साल पे आप कहेंगे अगला 5 साल, अगला 5 साल, बिहार तो वहीं का वहीं रुका रहा है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। नहीं, देखिए, यकीनन बिहार जिस तरीके से बनस्पत बाकी राज्य विकास की गति पर आगे बढ़े हैं, बिहार कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ा है। ऐसे में इसके कारण क्या है, राइट रीजंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और मैं बिना किसी लाभ लपेट के मैं इस बात को, मेघा जी, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, बिहारी हूँ, बिहार में रहा हूँ, मैंने बिहार को हर परिस्थितियों में मैंने बिहार का अनुभव किया है। जब हम लोग जंगल राज की बात करते हैं ना, बहुत सहजता से हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं और कब तक हम लोग 20 साल पुरानी बातें करते रहेंगे। बट उस 20 साल पुराने बिहार में जो 15 साल का शासन था राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला, उसने बिहारियों को कितना पीछे फेंक दिया था, इस बात का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिहार जैसा राज्य जो नालंदा यूनिवर्सिटी पे फक्र करता था तब, जबकि देश तो भूल जाइए, दुनिया शिक्षा के महत्व को नहीं समझती थी, उस स्थिति में लाके बिहार को खड़ा कर दिया जहां पे शिक्षा पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, जहां पे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चौपट हो गया था। आप इस पे जरूर डिबेट कर सकते हैं कि क्या 20 साल लग गए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। उस वक्त मैं इसका कारण ये दूंगा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैंने भी सवाल उठाए थे 2020 में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पर, मैंने भी कई तरीके के सवाल उठाए थे। पर उन 20 सालों में जिस तरीके से 2000 का दशक आप देख लीजिए, केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जैसे ही 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो ऐसे में जो लाभ मिलने थे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, वो बिहार को नहीं मिल पाए।
किसी भी राज्य में निवेश तब तक नहीं आ सकता जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं हो। ठीक है। सड़कें नहीं होंगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो कैसे उस राज्य में उद्योग लगेंगे? मैं पुनः बोलता हूँ कि इसमें हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि क्या 20 साल लग गए इसको करने में, बट हाँ, ये समय लगा है। आज मैं मानता हूं कि बिहार पूरी तरीके से तैयार है निवेश के लिए, पूरी तरीके से तैयार है यंग एंटरप्रेन्योर्स। आज जो हमारे कॉन्क्लेव की जो थीम है कि कैसे हम लोग उद्यमियों को बढ़ावा दें, फर्स्ट जनरेशन्स एंटरप्रेन्योर आने ज़रूरी हैं। जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में हम लोग आएँ, ऐसी व्यवस्था हम लोग को स्थापित करने की ज़रूरत है। उसके लिए आज बिहार तैयार चिराग, है। आई जस्ट होप कि 5 साल बाद आप यही डायलॉग नहीं वापस लगाएं, है ना, और कुछ आगे बढ़े बिहार में। लेकिन आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, अब मुझे बताइए एक बात। सम्राट चौधरी को अब गृह मंत्री बना दिया गया है, और मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके क्या आकलन है हिम एज द होम मिनिस्टर इन बिहार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज, ये बताएं। Of course, law and order is one of the biggest concerns for my state, and मैंने भी कई बार इस पर चिंता मैंने जाहिर की है। मैं मानता हूँ कि मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरीके से सम्राट जी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें वो क्षमता है। नॉट दैट आई एम क्वेश्चनिंग कि नीतीश जी में वो क्षमता थी नहीं थी। नीतीश जी ऐसे समय में बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल कर लेकर आए, जबकि ऐसी परिस्थिति को सामान्य करना बहुत कठिन था। सुशासन बाबू का नाम उन्हें हम लोगों ने नहीं, बिहार की जनता ने दिया। मैं मानता हूं कि उनकी सोच को आगे लेकर जाने में और मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से कुछ घटनाओं ने चिंताएं बढ़ाई हैं, उसको नियंत्रित करने में सम्राट जी सफल रहेंगे। ठीक है, तो मेरा फॉलो अप क्वेश्चन आपसे ये है, बड़ी बुरी घटना नवादा में 5 दिसंबर को हुई है। चिराग, क्या आपको उस बारे में पता है? वो इंसान मर गया, अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, ही इज डाइड बिकॉज ऑफ द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम। उसको, और अगर मैं पढ़ूं तो पहले तो उससे रोक कर चोरी की गई उसके पास जो कैश थी, उसके बाद ही वाज स्ट्रिप्ड और उससे पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, चेक किया गया कि आप किस धर्म के हैं, और उसके बाद उसके शरीर पर पेट्रोल डाला गया, ही वाज सेट ऑन फायर, उसे ब्रिक्स और छड़ी से पीटा गया। चिराग, ये मतलब आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, और उसने अपनी अकाउंट दी है मरने के पहले। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं This हम? is absolutely inhuman, and Megha ji, I'll not run away or I'll not shy away from these questions, because अब जिम्मेदारी हम लोग की बनती है जी। और मैं बिल्कुल इस बात को लेकर मैं भी उतना ही चिंतित हूँ। एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कि कंपैरेटिव आंकड़ों में उलझा कर बोलें कि भाई वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो वो मेरे लिए, मेरी सरकार के लिए, हमारे प्रशासन के लिए वो चिंता का विषय है, होना भी चाहिए। और भविष्य में कभी ऐसी घटना कोई दोबारा नहीं हो, इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाएगा। ये जिस दिन ये घटना घटी, मैं भी उस दिन उतना ही चिंतित था। मैंने भी सम्राट जी से वहाँ पे बातचीत की। मैं मानता हूँ कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय तो ज़रूर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम जितने गुनाहगार हैं उनको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, प्रेसिडेंट सेट होने चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। चिराग, अपने बारे में बताइए, आपकी पार्टी की तालमेल ठीक ठाक चल रही है बिहार में? क्योंकि बुलडोजर का एक्शन बड़ा देखा जा रहा है आजकल, और घर जिनके टूट रहे हैं उन लोगों को दलित और महादलित के जैसा आइडेंटिफाई किया जा रहा है। विजय सिन्हा जी का स्टेटमेंट में सुन रही थी, उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे बुलडोजर। और फिर आपके मंत्री की स्टेटमेंट में सुन रही थी संजय पासवान जी की, उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, सरकार बुलडोजर थोड़ी चलाने आती है। और वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स, और लग रहा है कि आमने सामने आ रहे हैं आप एक दूसरे के वहां पर। सच बताइए क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, बात आमने सामने की नहीं है, बट हाँ, बात न्याय की भी है। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि कई बार कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। कई बार कई जगह अतिक्रमण की वजह से विकास के कार्यों में गतिरोध पैदा हुए हैं। कई बार सरकार ने ही नहीं बल्कि न्यायालय के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं
कुछ स्थानों पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, भले वो किसी भी कारण से रह रहे हैं, पर अगर वो लंबे समय से रह रहे हैं तो ऐसे में ये जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है कि हम उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले तैयार करके दें, Okay. उनके घर गिराने से पहले। और जिस बयान का जिक्र आप मेरे पार्टी के मंत्री का आप कर रहे हैं, ये उसी सोच से प्रभावित है कि अगर मान लीजिए किसी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है या संभवतः माननीय न्यायालय के किसी आदेश का पालन करने के लिए हम लोग को उस अतिक्रमण को हटाना वहाँ से ज़रूरी है, तो उसके लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके दी जाए। रातों रात ठंड के मौसम में किसी का घर तोड़कर उनको सड़क पे फेंक देना, मैं नहीं मानता तो कि ये नहीं न्याय माने है। हैं आपको डिसीजन विजय सन्हा जी का? थोड़ी अनबन हो रही है नहीं क्या? नहीं, अनबन नहीं हो रही है। हम लोग जिस बात को हम लोग चाह रहे थे उस व्यवस्था को पहले हम लोगों ने तैयार किया है। वहाँ पे जितनों के घर तोड़े गए हैं उनको पहले ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उनको प्रोवाइड किए गए हैं और उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी और ये भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। चिराग, आपसे ये पूछना चाहती थी मैं कि देखिए, अमूमन ये देखा गया है कि जो भी विधायक दल का नेता होता है लगभग मंत्री पद उसी को दिया जाता है। अब आपने अपने पार्टी में अब आप एक्सप्रेशन ऐसे दीजिएगा तो मैं सवाल थोड़ी छोड़ दूंगी, है ना? अब ऐसा है कि आप राजू तिवारी जी आपके विधायक दल के नेता बने, लेकिन मंत्री कौन बन रहा है? जो महुआ से आया था विधायक, वो वाला वही मंत्री बन रहा है ना? Yes, do you remember that? I Do you remember that? Okay, fine. I हाँ remember. मेघा जी, क्या याद दिलाना चाहते हैं चिराग? मैं तो कभी मना आपका नहीं। पिछला इंटरव्यू चुनाव प्रचार के दौरान जब आपने यही महुआ को लेकर मुझे वेरी स्पेसिफिकली, वेरी कैटेगोरिकली, चिराग आप महुआ की सीट नहीं जीत रहे हैं, All right, That's चिराग। exactly how you said. और आज वही महुआ वाला हमारे ठीक मंत्री है, हैं। मैं मानती हूँ मेरा आकलन गलत हो गया महुआ की सीट को लेकर, मगर चिराग एक बात बताऊं आपको, जब ऐसी लहर होती है ना तो किसी को भी खड़ा कर दीजिए उस साइड के पार्टी से वो जीत जाता है। ये लहर में जीत जाते हैं, ऐसे धोखे होते हैं। मेघा जी, मैं ना लहर के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत के भरोसे चुनाव लड़ता हूँ और उस वक्त भी मैंने आपको यही जवाब दिया था कि मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है कि मैंने काम किया है, मेरे सर्वे सही हैं, मैंने चुन के एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ से चुनाव लड़ाया है जिसके प्रति लोगों का रुझान है। तो लहर हो लहर नहीं हो, 2024 लोकसभा चुनाव ऐसी लहर देखने को नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद मेरा 100% स्ट्राइक रेट था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे गठबंधन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, पर उसके बावजूद मैं 5 के 5 में जिता के लेकर आया। तो मेहनत पे मुझे अपना विश्वास है, लहर हो नहीं हो। ठीक है, ये अगले इलेक्शन में देखेंगे कौन जीतता है वो सीट। मगर इतना बड़ा जनादेश चिराग, इतना बड़ा जनादेश, आप सरकार के पार्ट हैं, क्या कुछ मेजर प्लान्स तो बताइए हम सब बिहारियों के लिए भी। आई वी नीड टू हियर समथिंग गुड। क्या नहीं, है अगले 5 5 का साल plan? जैसा आपने कहा कि 5 साल के बाद यही डायलॉगबाजी आप वापस से मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल 5 साल के बाद मैं कतई ये बातें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे, मैं कतई नहीं बोलूँगा। हमने क्या क्या किया है उसका हिसाब किताब मैं आपके सामने मैं रखूँगा। मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह है। अगले 5 साल बिहार में अभी तक जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी वो नींव हम लोगों ने तैयार की है। मेरा अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच है जो आज की तारीख में सरकारी एजेंडे का हिस्सा है। हम लोगों ने हर ज़िले में उद्योग खोलने की बात की है, 1 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार हम लोगों ने देने की बात की है। मेरे इंट्रोडक्शन में इस बात का जिक्र किया गया कि मेरे विभाग की एक अहम भूमिका है, खाद्य प्रसंस्करण की एक अहम भूमिका, और मैं मानता हूं कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते वहाँ पर प्रसंस्करण से जुड़े हुए उद्योगों की कारपेट बॉम्बिंग हम लोग को करने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। मेरे मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, खासतौर पर PMFMA की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आप गांव देहात के इलाकों में रह रहे युवा युवतियों को आप एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं, छोटे उद्योग आप उनके लिए आप स्थापित करके आप दे सकते हैं। इस दिशा में मेरा मंत्रालय कार्य कर रहा है। अब क्योंकि राज्य में भी अपनी सरकार है तो इन योजनाओं को धरातल पर लागू करना आसान होता है। तो यकीनन मैं मानूंगा कि अगले 5 साल में ना आप बिहार को
के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बढ़ते हुए देखेंगे, वहाँ की व्यवस्था को आप बढ़ते हुए देखेंगे, पर कैपिटा इनकम को आप बढ़ते हुए देखेंगे, मेरे राज्य के राजस्व को आप बढ़ते हुए देखेंगे। 14 करोड़ की आबादी, 3,17,000 करोड़ का बजट, मैं मानता हूँ अभी हम लोग को इसमें काफ़ी गुना इजाफा करने की ज़रूरत है और इसके लिए पूरी सोच तैयार है। रिलीजियस टूरिज़्म का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। मेरा राज्य ब्लेस्ड स्टेट है, अयोध्या में इतना बड़ा भव्य भगवान राम का मंदिर, मेरी माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बनने जा रहा है। आस्था को भी सम्मान मिलेगा और साथ ही में राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा, जिसका लाभ हर बिहारी को होगा। ना सिर्फ पलायन रोकना है, रिवर्स माइग्रेशन हो मेरे राज्य में, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये सब का हिसाब पूछा जाएगा चिराग। ऑफ कोर्स 5 साल के बाद मैं पुनः ऐसे ही आपके सामने बैठा रहूंगा। बैठना तो पड़ेगा, मगर देखिए आप क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग अपने डिपार्टमेंट की और 1.5 साल से आप अब इसके मंत्री हैं, मैं पूछना चाहती थी चिराग कि देखिए बिहार के जो प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ जैसे फॉर एग्जांपल मखाना है, लीची है, भागलपुर का आम है, हाँ, ये सारी चीज़ों के लिए मैं जानना चाहती थी, जो लोग वहाँ से सुन रहे हैं, आप मंत्री हैं, आप बताइए कि इन सारे फेमस चीज़ जो बिहार से आती हैं खाने की, उनकी क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पे लगेगी, उनके लिए, उनके बढ़ावे के लिए कोई प्लान है, उनको आप बूस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप मंत्री वहाँ से? ना सिर्फ लगेंगी बल्कि लग रही हैं। मैं जहाँ से आता हूँ, हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का आम, मखाना। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मखाना बोर्ड का गठन किया गया जी। मखाना आज की तारीख में ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उसकी पहचान हुई है। सुपर फूड के तौर पर उसको चिन्हित किया गया है। ऐसे में मखाना बोर्ड का गठन होना अपने में दर्शाता है कि ये मखाना जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में होता है, किसान उसके साथ जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में, जिसका लाभ उनको मिलेगा। अपने विभाग के अंतर्गत जितने भी मैंने इन फलों का नाम लिया, इनके प्रसंस्करण की यूनिट वहाँ पे लगे। मैं बिहारी फर्स्ट में जब मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नहीं भी था, तब भी मैंने प्रोसेसिंग सेक्टर का मैंने जिक्र काफ़ी बार मैंने किया और मुझे लगता है मैंने इतनी बार कर दिया कि वो मैनिफेस्ट होते होते इवेंचुअली प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग की ही जिम्मेदारी भी दे दी। कई अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बिहार में रिवर्स बायर सेलर मीट हम लोगों ने किया, जहां पे बिहार के किसानों को 70 अंतर्देशीय कंपनियों के साथ डायरेक्ट हम लोगों ने कनेक्ट कराने का काम किया। यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने उनको कनेक्ट कराने का काम किया। बिहार बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बिहार में आए, उद्योगीकरण बिहार में हो। और आज की तारीख में जैसा मैंने कहा कि अब वो व्यवस्था है, लोग भी खुशी खुशी आके निवेश करना चाह रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगले 5 साल इसलिए मैं मानता हूं कि स्वर्णिम काल के तौर पर बिहार में होंगे। इतना जबरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनना भी तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे चिराग, बताइए। There you go, back to square one. ये देखिए, ये सवाल तो छूटेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि जब तक आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे ये सवाल पूछना। लेकिन क्या है भाई, ये सब भी तो, ये सारी बातें भी तो हो ही रही थी कि चिराग पासवान काफी इंटरेस्टेड थे, अगर सिचुएशन ऐसी बनती तो रखते ऐसा दावा सामने। मैं देखिए इतना मैं ज़रूर बोलूँगा विदाउट शाइंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मेरी प्राथमिकता बिहार है। मैं राजनीति में आया ही बिहारियों की वजह से हूँ। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है और मैंने देखा है कि किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बिहारी रहते हैं। और ऐसे में मुझे इस बात की चिंता होती है कि क्यों बिहारी को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आप शिक्षा के लिए देख लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों का क्लस्टर बना के भी हम लोग स्थापित कर सकते हैं, जो अब हम लोग करेंगे। तो ऐसे में तीसरी बार का सांसद होने के बाद इस बात को मैं समझ गया हूँ कि दिल्ली में रहकर ये सब करना संभव नहीं होगा। तो बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए बिहार जाना होगा। हाँ, इसी कैसे? साल बिहार कैसे जाना होगा? इसी साल में हाँ, बिहार किस पद पे जाना होगा? आपको पता है ना कि बीजेपी क्या कहती है आपके बारे में? ऐसे ऑन रिकॉर्ड कहे या ना कहे, मगर बात तो वो ऑफ रिकॉर्ड ये कहते हैं कि चिराग अगर अपनी पार्टी हमसे विलय कर ले तो चिराग हमारा सीएम का फेस होगा। देखिए, ये बात होती है। अब आप मन में मुझे कोस रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें
Hey, these are facts. मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी माँ के समान है और कतई मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला, पार्टी को आज मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ मैं खुद केंद्र में मंत्री, मेरे 5 सांसद, मेरे 2 मंत्री, बिहार में मेरे 19 विधायक, झारखंड में मेरा 1 विधायक, नागालैंड में मेरे 2 विधायक। पार्टी को उस मजबूत परिस्थिति पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब पार्टी की नींव रखी थी तो सोच रखी थी कि पार्टी उन ऊंचाइयों को एक दिन हासिल करे। ऐसे में मैं कतई उनकी सोच के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। तो विलय करना कतई अलायंस में रहेंगे, विलय का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेवर एवर, नेवर एवर। ओके, फाइनली खत्म कर रही हूँ मैं। एक रैपिड फायर राउंड है चिराग। आई नो हाउ मच यू हेट इट बट सो सॉरी, वी हैव टू डू दिस। शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन? बायस हूँ मैं इस बात को लेकर। आई कांट लुक बियॉन्ड माय फादर बट देन डेफिनेटली यस। जिन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूती दी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। उनके विचारों को मजबूती देने का काम मेरे नेता ने किया, तो मेरे लिए ये स्मार्ट। ओके, आपके राजनीतिक गुरु कौन है, रामविलास पासवान या नरेंद्र मोदी? बचपन से जिन्होंने मुझे बोलना चलना सिखाया, उनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, मेरे पिता। ओके, ऑलराइट। लालू परिवार में आपसे सबसे करीबी दोस्त कौन है? लालू परिवार में आपका दोस्त नहीं, सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है। मैंने राबड़ी जी को हमेशा अपनी माँ माना है। लालू जी मेरे लिए हमेशा से मेरे पिता समान रहे हैं। भाई बहनों की तरह मैं मीसा दी हूँ, तेजस्वी हूँ, इनके साथ हम लोग बातचीत होती है? बड़े हैं। बिल्कुल बातचीत होती है। अभी भी होती है? अभी भी होती है, क्यों नहीं होती है? क्या बातचीत होती है चिराग? कुछ नहीं जो कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती, पारिवारिक संबंध को अलग रखना मैं जानता हूँ। मेरा भतीजा हुआ है, बहुत समय से मैं उससे भी नहीं मिल पाया हूँ, तो ऐसे में इन्हीं चीजों को लेकर बातचीत होती है। आप जितने भोले दिखते हैं ना उतने हैं नहीं, लेकिन चलिए। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। It is not a compliment actually. You are a shrewd politician. अब चिराग सियासत में चिराग कभी किंग बनेंगे या हमेशा किंग मेकर ही बने रहेंगे? मुझे नहीं पता इन दोनों की परिभाषाएं क्या हैं, किंग और किंग मेकर की। बट हाँ, अभी जिस भूमिका में हूँ संतुष्ट हूँ। इसी भूमिका को और ग्रेविटी देने की सोच रखता हूँ। सियासत में बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक कौन? Oh, no one can beat my father. Actually, मौसम वैज्ञानिक राजनीति में हो सकते हैं, इस बात को परिभाषित मेरे पिता के द्वारा किया गया। कई लोगों ने आलोचना की तरह ये बात उनके लिए कही, बट मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, ये कहीं ना कहीं आपकी तारीफ है कि अगर आप जनता की नफ्स को समझ पा रहे हैं। to know which way the wind is blowing. Absolutely. है ना? नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? मुझे लगता है आप जनता के विवेक को चुनौती देते हैं जब इन सवालों के जवाब एक मंच पर बैठकर आप खुद देने लगते हैं। ये जनता डिसाइड करती है। किसी की बढ़ती उम्र के बारे में रियलिस्टिक होते हैं। ये जनता डिसाइड करेगी कल को जब जनता के सामने ये विकल्प रखेंगे। और बिहार में तो इतने सारे विकल्प हैं, हर राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आता है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है। मोदी कैबिनेट में कब तक फूड प्रोसेसिंग मंत्री बने रहेंगे चिराग पासवान? किसी और मंत्रालय की उम्मीद है या नहीं? अच्छे बड़े मंत्रालय की अधिकार पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है मेरे सर आंखों पर, उतनी ही शिष्टा, उतनी ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ इसको निभाता रहूंगा। अरे कुछ इच्छा तो होगी ना? अरे प्रभु, सारी इच्छाएं मंच के लिए नहीं होती और इच्छाओं से कुछ नहीं होता। चाहत का हकीकत के सामने कोई वजूद नहीं होता। क्या बात है। ऑन दैट वेरी नोट चिराग पासवान, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर दिस डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आप आए, आपने समय निकाला, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, स्टिल आप आए सुबह सुबह, वेरी वेरी ग्रेटफुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।